स्टार्ट विद द हीट कैपेसिटी। पहले तो इसका थोड़ा सा मीनिंग समझना कि हीट कैपेसिटी का क्या कहने का मतलब है। देखो, जब भी हीट चेंज होती है तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, या सिस्टम हीट रिलीज़ करेगा। सपोज़ करो ये एक कोई बॉक्स है, इसको हमने सिस्टम मान लिया है। अगर इसने हीट एब्जॉर्ब करी है, तो अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर इस सिस्टम से हीट जो है एब्जॉर्ब की जगह में रिलीज़ हुई है, तो रिलीज़ होने में क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज बॉस हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र और चेंज इन टेम्परेचर के ही कंसेप्ट को हम लोग अरे यार, ये 1 मिनट, मेरे पे कॉल आ रहा है, इनको करता हूँ बाद में कॉल। अभी आगे देख, तुम्हें मेरी वॉइस आ रही है ना अभी? यस सर। बस ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिलीज़ हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अब हमारे पास आता है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसको समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दी हीट कैपेसिटी। तो हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी एक आपकी डेफिनेशन है। बेसिकली हम कहेंगे कि एक, हेलो 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 हेलो, हाँ गगन भाई, क्या हाल है? मैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी कहीं बिजी, थोड़ी देर में करूँ क्या? ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ यार, है ना। हाँ, फोन उसी टाइम आता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी क्या है, इसको ध्यान से समझना है कि कितनी अमाउंट, पहले मैंने कहा हीट चेंज हो रही है सिस्टम की। अगर चेंज कहें तो अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो हीट कैपेसिटी क्या हुई, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the system by 1 degree by 1 degree। तो ये आपको ध्यान रखना है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल वे में हीट कैपेसिटी कह देते हैं। तो हीट कैपेसिटी को एक बार लिखने का हम तरीका ऐसे लिख लेते हैं कि भाई हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, विल बी इक्वल टू हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर। तो हम हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं सी से, हीट एब्जॉर्ब को डिनोट करेंगे क्यू से, और राइज इन टेम्परेचर मतलब पहले और कम रहा होगा फिर बढ़ गया होगा, तो चेंज इन डिफरेंस को हमने डेल्टा टी लिख दिया। ये आपके पास सी इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक सर अगर हीट सर अगर हीट रिलीज हुई होगी तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, दोनों के इसमें डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का, इसलिए हमने उसे डेल्टा टी कर दिया। तो सर फिर डेफिनेशन में चेंज नहीं होगा, नहीं नहीं चेंज नहीं, ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी कह रहे हैं ना, बढ़ने की कितनी कैपेसिटी, क्योंकि एक जितनी कितनी, अगर बाई चांस तुम्हारे अब इस टाइम पेन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मैंने कितनी अमाउंट ऑफ हीट दी, उसका टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वो हीट है, इसमें हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अल्टीमेटली, और पहले कम था अब बढ़ गया, तो वो जो डिफरेंस आया टेम्परेचर को, उसको हमने डेल्टा टी कर दिया। तो चाहे हीट गेन होगी, हीट लूज होगी, तो क्या चेंज आएगा, टेम्परेचर के अंदर ही चेंज आएगा, तो वो तो हमने डेल्टा टी के हिसाब से डाला ही हुआ है, ठीक है, वो तो आपका डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर के अंदर तो आ ही जाएगा। अब एक्चुअली है क्या, हीट कैपेसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये पहला है कि भाई जो हम सैंपल ले रहे हैं वो उसका
किस टाइप का वॉल्यूम है, कितनी अमाउंट उसके ले रहे हो तुम लोग, और क्या वो कांस्टेंट प्रेशर में लिया जा रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम में लिया जा रहा है। तो इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। हीट कैपेसिटी तो एक सिंपल हो गया कि राइज इन टेम्परेचर। अब हम कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, उसको कहा जाता है CV। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में बताओ क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड CP। फिर होता है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। फिर आता है स्पेसिफिक। डिस्कनेक्ट हो गया क्या हो गया सर, अर्जुन डिस्कनेक्ट हो गया। अब यार, मैं इतनी सारी कैपेसिटी बोल रहा हूँ हीट की ये हीट सुनते ही मेरे ख्याल से ना लड़के का माइंड थोड़ा ना हीटअप हो गया। अब लड़के को लग रहा है कुछ तूफानी वाली चीज़ें बता दी सर ने। अब भाई साहब जी हमारे ज्वाइन कब करेंगे, या तो इंटरनेट गया या कुछ। चलो यहाँ तक तुमने नोट कर लिया ना। यस सर। तो मैं क्या करूँ अभी, आगे थोड़ा सा बताता रहता हूँ, ठीक है। सर कह रहा है ज्वाइन कर रहा है अभी। आगे आगे आगे। हेलो अर्जुन दी ग्रेट, क्या आप ज्वाइन कर चुके हो? यस सर। ठीक है। कुछ हीट कैपेसिटी वाला कुछ मेरे को नहीं पता लगा कि तुम यस सर, वो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से बता दो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हीट कैपेसिटी का मतलब आपको चेंज इन टेम्परेचर से लेना है, क्योंकि अगर आपका हीट सिस्टम से रिलीज़ होगी तो आपका टेम्परेचर सिस्टम का कम हो जाएगा। हीट अगर गेन होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो गेन ऑफ हीट है या लॉस ऑफ हीट है, ये बेसिकली किसको चेंज कर रहा है, ये टेम्परेचर को ही चेंज कर रहा है। इसलिए हमने वहाँ पे डेल्टा T लिखा है। ये मत सोचना कि हीट एब्जॉर्ब का मतलब हीट रिलीज क्यों नहीं लिखा, एब्जॉर्ब भी क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अंदर क्या है, राइज इन टेम्परेचर है। हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि कैपेसिटी का मतलब डिक्रीज़ नहीं हो सकता, कैपेसिटी होता है बढ़ाने का। आज तुम्हारी कैपेसिटी है 4 पुशअप्स मारने की, कल हम कहेंगे कि कैपेसिटी 3 हो गई, तो कैपेसिटी बढ़ी थोड़ी, हो तो कम हो गई। हम यहाँ पे हीट कैपेसिटी, हीट को राइज के वे में ले रहे हैं, कितना ज़्यादा हमारा वैल्यू ये गेन कर सकता है। आज तुमने 4 पुशअप्स मारे, कल को हो सकता है तुम भाई 12 मान लो, 20 मान लो, क्या पता 50-60 मान लो, बॉडी बिल्डिंग में चले जाओ। तो ये हमारा राइज का सेंस कैपेसिटी को बढ़ाने की उससे। और अभी तो हीट कैपेसिटी ये तो सिंपल वाली है, अभी हमारी होगी आगे हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर में कितनी होती है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में कितनी है, फिर हीट कैपेसिटी 1 मोल की कितनी होती है ना। फिर स्पेसिफाइड कहते हैं या स्पेसिफिक भी कह सकते हैं हीट कैपेसिटी। तो अभी इसके अंदर 2-3 टाइप का वेरिएशन और बचा हुआ है। तो अभी तो जस्ट आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगती है उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। अब आते हैं कि किन किन पॉइंट्स में हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। तो एक तो आती है जी सबसे पहली चीज़ आपके पास CP, और दूसरा होता है आपके पास CV। उसको थोड़ा सा अब लिख लो पहले। CP का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक बात, अब जब भी हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हम बात किसकी करेंगे, एंथैल्पी की। तो अब लिखोगे इट इज़ रिलेटेड टू इंथैल्पी चेंज, है ना। इट इज़ रिलेटेड टू इंथैल्पी चेंज, या आप सिंपली लिख सकते हो डेल्टा H, क्योंकि इंथैल्पी चेंज में कांस्टेंट क्या रहता है, प्रेशर होता है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपके पास कि भाई CV क्या होता है। इसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी। ये किससे रिलेटेड होता है जी, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होता है।
इसलिए आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेटअप रख के चलना है। ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि भाई इन दोनों का सीपी और सीवी का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एक छोटी सी डेरिवेशन है हमारे पास, वो हमें सीपी और सीवी की रिलेशन की करनी है। वैसे तो ये भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट आपको डेरिवेशन का रिजल्ट बता दूं, लेकिन कर लेते हैं, आसान सी डेरिवेशन है, कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। तो ये नोट हो गया जी यहाँ तक। डन सर। ठीक है जी। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से सीपी और सीवी में से कौन सा मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। सीपी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर वाला ज़्यादा होता है या कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, सीपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है। अब वो क्यों होता है उसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे कि वाई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलो जी, इसके इसी चीज़ के किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग इनका रिलेशनशिप निकालते हैं। तो बहुत सिंपल सी आसान सी डेरिवेशन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें निकालना है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में देखें तो हम कहेंगे क्यू वी इक्वल टू सी वी इंटू में डेल्टा टी, और ये रिलेट हो जाएगा किसके साथ, इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ। और एट कांस्टेंट प्रेशर में, एट कांस्टेंट प्रेशर में हम कहेंगे क्यू पी विल बी इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, और दैट इज़ रिलेटेड टू इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। अब हम इनका क्या कर रहे हैं, इनका एक डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंस निकालने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखी हुई है जी। इसको पहले मान लो 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट डेल्टा एच क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। ये तो हमें पता ही है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास सी वी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी क्या होता है आपका, आप ऑलरेडी जानते हो। पी डेल्टा वी को हम लोग बहुत सिंपल वे में क्या कहते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन चेंज तब होता है जब हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा हो। यहाँ पे तो सी वी है, वी के केस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे पी डेल्टा वी की जगह में लिख सकता हूँ आर डेल्टा टी। इसको मैंने रेड से लिखा है ताकि ये क्लियर रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग फिर सिंपल वे में आ जाते हैं। डेल्टा एच हमारे पास पता है, डेल्टा यू पता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो मुझे बस वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। डेल्टा एच की वैल्यू है सी पी डेल्टा टी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सी पी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, सी वी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। तो मैंने सी पी में यहाँ पे लिखा डेल्टा टी और इधर से डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया सी वी प्लस में क्या आ गया, आर आ गया। तो इससे क्या हुआ, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये जो आया आपके पास रिलेशन, ये हमारे पास है किसके लिए, 1 मोल के लिए। ये किसके लिए, 1 मोल आइडियल गैस के लिए, है ना। बट अगर आपके पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। ये आ गया आपके n मोल्स के लिए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशनशिप पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सी पी और सी वी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ड्राइव करो इनका रिलेशन। तो ये इसका सिंपल सा एक पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, सी पी को हम कैसे लिखते हैं, सी वी अगर निकालने का फॉर्मूला हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस रिलेशन को आप नोट कर लो।
ठीक है, नोट हो गया जी ये। डन सर। अब आपको जो फॉर्मूला है, जो इससे रिलेटेड फॉर्मूले जो आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में, कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप उसे लिखोगे भाई डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछता है कि CP क्या होता है, तो CP रिलेटेड होता है किसके साथ, इंथैल्पी के साथ में, डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और ये हमारा इसमें फॉर्मूला ख़त्म। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। और बाई चांस एक और चीज़ अगर वो पूछ ले कि नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बताओ, तो आपको क्या करना है, अगर CV के अंदर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है तो N इंटू में आप यहाँ पे कह सकते हो कि हीट कैपेसिटी पर मोल के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CV बार। CV बार क्या है, हीट कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू पर मोल। ठीक है, ऐसे ही CP के हिसाब से पूछा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में CP के ऊपर बार लिख दिया। CP बार का मतलब क्या है, हम लोग अगेन क्या करें, हीट कैपेसिटी पर मोल्स। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है, हीट कैपेसिटी पर मोल, बस विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर है तो CP, विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो CV हो जाता है। ये एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। अब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, नॉर्मल हीट कैपेसिटी हो गया। अब इसके बाद दो चीज़ें और हैं इसकी बची हुई। एक होता है हीट अपना मोलर हीट कैपेसिटी, उसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर हो गया जी ये नोट। डन सर। ओके जी, एक छोटी सी डेफिनेशन और है जिसको हम लोग कर लेते हैं, दैट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट required to the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree 1 केल्विन कहो या 1 डिग्री सेल्सियस कहो, is called molar heat capacity, is called molar heat capacity। और इसको हम लिखते हैं C मोलर इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N। और यहाँ पे N आप जानते ही हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सभी सब्सटेंस हो जाएंगे, Cm हो जाएगा मोलर हीट, और C तो आपका हीट कैपेसिटी होता ही है ना। तो ये ध्यान रखना, Cm अपना मोलर हीट है, N हो गया आपके अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, जो कि क्या होता है, गिवन मास बने मोलर मास। ये हो गया आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी वो क्वेश्चन में ही आपको निकालने के लिए बोल सकता है कि मोलर हीट कैपेसिटी निकालो, है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। जैसे ऐसे पूछा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी बताओ भाई, इसका एक और वो है फॉर्मूला। इसी चीज़ को मैं अगर और उसमें लिखूं तो पहले ही नोट कर लो, ये नोट हो गया। डन सर। ठीक है, डन सर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो और सिंपली वे में न्यूमेरिकल के लिए, ही मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर इनटू में मोलर मास। ये आपका एक और अच्छा सा फॉर्मूला आ गया। इसी के साथ साथ एक डेफिनेशन हमारे पास और बचती है
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी मैं बता देता हूँ, फिर आपका हीट कैपेसिटी वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, छोटा सा। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, इसमें 1 केल्विन भी हो सकता है या 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको आप सिंपली कह सकते हो स्पेसिफिक हीट, बस, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको निकालने के लिए पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट का, तो मैं बता देता हूँ। ऊपर आपने लिखा है हीट एब्जॉर्ब राइजिंग टेम्परेचर मोलर मास। अब इसको आपको ये करना है मोलर मास इन ग्राम कर देना है यहाँ पे, मोलर मास इन ग्राम, ठीक है। बाकी हीट एब्जॉर्ब राइजिंग टेम्परेचर मोलर मास के इसमें बस मास ऑफ सैंपल इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सैंपल कर देना ना, मोलर मास भी हटा देते हैं, को आप और देना है मास ऑफ सैंपल इन ग्राम, और ये आपका निकल जाएगा इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। ये जी आपके पास अच्छा सा फॉर्मूला आ गया। जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के वो मैंने रेड से लिखा ही हुआ है, मास ऑफ सैंपल इन ग्राम आप ले लोगे और वहाँ पे हम उसको मोलर मास ले लेते हैं। जैसे वाटर का मोलर मास हो गया 18, यहाँ पे मास ले लेंगे भाई, गिवन मास कितना है सैंपल का, 40 ग्राम है 50 ग्राम है, उस हिसाब से मास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। यस सर। तो यहाँ पे जो आपका ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो आपका